हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी उठिए, देखिए ना छत से पानी टपक रहा है। हैं? ए मुरी मैया, अभी तो बारिश का मौसम ठीक से आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उधर चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस कच्चे मकान की छत से पानी टपकता रहा। रामकली और उसकी बहू माला घर के एक कोने में बैठे रहे। इसके अलावा फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। असल में वो बिल्कुल अकेली थी। रामकली के पति का कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका था और माला का पति यानी रामकली का बेटा सुंदर करीब 3 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। माला ने शहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन सुंदर उसे कहीं नहीं मिला। तब से माला और रामकली एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी गुजार रही थी। खेती के लायक बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसके पास ही एक कच्चा घर बनाकर दोनों अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन बारिश के आते ही अब ये घर भी साथ छोड़ रहा था। माँ जी देखिए तो, यहाँ भी दरार आ गई है और छत भी टपक रही है। अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू ही हुआ है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दीवार ढह जाएगी और फिर हमारा पूरा घर भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दीवार और छत की छेदों को भरने के लिए बस थोड़ी मिट्टी मिल जाए, फिर काम हो जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं जाकर गांव वालों से बात करती हूँ। कोई ना कोई अपने खेत से मिट्टी दे ही देगा हमें। माँ जी मिट्टी ही चाहिए तो हम अपने खेत से ले लेते हैं ना। अच्छा, और इतनी मेहनत से जो भिंडी के पौधे उगाए हैं उनका क्या होगा फिर? अगर मिट्टी निकाली तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो माँ जी गाँव में सबने ही खेतों में कुछ न कुछ उगा रखा होगा, तो हमें कोई कैसे देगा मिट्टी? हाँ मुश्किल तो है, पर हो सकता है किसी का खेत खाली हो। मैं जाकर देखती हूँ, तू जाकर खेत में पानी डाला। रामकली और माला किसी भी हालत में अपने खेत की फसल खराब नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उनके पास राशन के नाम पर सिर्फ चावल ही थे, जो उनकी पिछली फसल से बचे हुए थे। रामकली पूरे गांव में घूमी और फिर सीधा गांव के मुखिया जी के पास गई। मुखिया जी, एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो रामकली, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरी झोपड़ी की दीवार में दरार आ गई है। अगर दीवार गई तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। दीवार फिर से बनाने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। छत भी टपक रही है तो अपने खेत से मिट्टी निकाल लेना, क्या दिक्कत है? मुखिया जी, मैं ऐसा तो कर लेती, पर मेरा खेत खाली नहीं है अभी। वो आपका खेत है ना पटरी के पास वाला, मैंने देखा आपने उसे खाली छोड़ा हुआ है। तो अगर उसमें से मैं ना, वहाँ की मिट्टी को हाथ भी मत लगाना। बारिश का मौसम आ गया है, मुझे वहाँ धान बोना है भाई। बस अभी वहीं तो जा रहा था मैं। बस आज का दिन दे दो मुखिया जी, कल बो लेना अपनी फसल। मैं और मेरी बहू बस थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे आज ही। अरे जिद मत कर, मना कर दिया ना मैंने, जा किसी और से बात कर जाके। रामकली को मुखिया से बहुत आस थी, लेकिन खड़ूस मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद रामकली ने और कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उधर माला खेत पर पानी डालकर घर वापस आ चुकी थी और खाना बनाकर रामकली के इंतजार में बैठी थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी आप आ गई, क्या हुआ? कौन देगा हमें मिट्टी? कोई नहीं, सबकी जान जा रही है इतनी सी मदद करने में। आपने मुखिया जी से पूछा क्या? उनके पास तो बहुत सारे खेत हैं। वो मुखिया जितना बड़ा आदमी है उसका दिल उतना ही छोटा है। वो पटरी के पास खाली खेत पड़ा है उसका, पर मिट्टी देने से साफ मना कर दिया उसने। भगवान जाने अब क्या होगा। घर आते हुए देखा मैंने, आसमान में ऐसे काले काले बादल हैं जैसे आज के आज अपना घर बहा देंगे। माला अपनी सास को दिलासा तो देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त खुद वो भी परेशान थी। लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं समझ गई हमें क्या करना है। क्या? माँ जी पहले आप खाना खाओ, फिर हम दोनों चलेंगे मिट्टी लेने। पर मिट्टी लाएंगे कहाँ से? हमारे खेत से। अरे लेकिन कुछ नहीं माँ जी, घर का ठीक होना फिलहाल सबसे जरूरी है। और फिर भिंडी ना सही, इस बार सिर्फ चावल से काम चला लेंगे, और बारिश है तो फिर से धान भी तो उगा सकते हैं। और माँ जी वैसे भी धान की खेती के लिए पानी तो रोकना ही होगा, और उसके लिए खेत की मेड़ भी ऊंची करनी होगी। क्या बोल रही है? मिट्टी निकाल लेगी खेत से तो मेड़ किससे उठाएगी? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अगर हम अपने खेत से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे तो वैसे भी अपना खेत गहरा हो जाएगा, पानी खुद ही रुक जाएगा खेत में, तो मेड़ ऊंची करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ री, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं फिर। अब भिंडियों का जो होना है वो होए। चल पहले अपना घर बचाते हैं।
सास बहू को बारिश से जूझने का रास्ता दिख गया था। पहले दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर दोनों खेत पहुंचे। बड़े भारी मन से दोनों ने अपनी भिंडी की फसल उजाड़ दी और फिर अपने खेत से मिट्टी निकालकर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की कमजोर दीवार को ठीक किया। साथ ही छत की दरारों को भी भर दिया। काम पूरा हो चुका था और इस बार दीवार पहले से मोटी और मजबूत दिख रही थी। फिर रात होते ही फिर से बादल कड़कड़ाने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ये देखकर रामकली कुछ उदास हो गई। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मिट्टी की परत अच्छे से सूख गई है और इस बार सब कुछ पहले से काफी मजबूत है। अरे पगली, बात वो नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि भिंडी तो बची नहीं, अब खाएंगे क्या? ये मिट्टी। माँ जी, ये चावल है तो सही, यही खाएंगे। और सुना है इस बार अच्छी बारिश होगी तो चावल फिर से उगा लेंगे और उन्हें इस बार बेच भी देंगे और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे जो चाहे वो खाएंगे। माला की बात सुनकर रामकली मुस्कुरा दी और फिर दोनों सास बहू चैन की नींद सो गए, इस उम्मीद में कि अगले दिन तक उनका खेत बारिश के पानी से भर जाएगा तो उसमें वो धान की रुपाई कर देंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात से वो बारिश शुरू तो हो गई, लेकिन वो रुकेगी कब ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। माँ जी, शुक्र है कि हमने अपना घर वक्त पर ठीक कर लिया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती। घर तो बचा लिया बहू, पर लगता है इस बार फसल नहीं उगा पाएंगे। देखना, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सारे खेत बारिश के पानी में डूब गए हैं। देख, सबकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारी तो पहले ही हो गई थी। सोचा था धान उगा लेंगे, पर ऐसी बारिश में वो भी कैसे हो। बारिश रुकने के बजाय लगातार तेज होती रही। पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फसलें तो बर्बाद हुई ही, लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। रामकली और माला के घर में भी दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो वक्त निकाला। पूरे 5 दिनों के बाद जब बारिश थमी तो धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी उतरने लगा और खेतों की मिट्टी दिखने लगी। लेकिन अब कहीं भी फसल नहीं बची थी। बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। गांव के सारे किसान मायूस थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उधर रामकली और माला के खेत का हाल तो और भी बुरा था क्योंकि वहां से पानी उतरा ही नहीं। बारिश थमने के बाद भी उनका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। असल में घर बनाने के लिए मिट्टी निकालने की वजह से ये खेत एक छोटे से तालाब की शक्ल ले चुका था और ये देखकर रामकली ने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ माँ जी, हम तो यही चाहते थे ना कि हमारे खेत में बारिश का पानी रुक जाए। अरे पगली, इतना पानी थोड़े ही चाहिए था। ये अब खेत नहीं, पूरे का पूरा तालाब बन गया है। यहाँ धान कैसे बोएंगे बता जरा। रामकली मायूस थी, लेकिन माला अभी भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। कुछ देर सोचकर उसने बड़ी ही फुर्ती से रामकली का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी, आ गया, आ गया। अरे कौन आ गया? सुंदर आ गया क्या है? नहीं माँ जी, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं हमारी। फिलहाल तो एक उपाय आया है मेरे दिमाग में इस परेशानी से निकलने का। अच्छा, बता बता फिर, अब क्या सोचा है तूने? माँ जी, धान बोने के लिए जो पैसे हमने बचा कर रखे हैं, हम शहर जाकर उन पैसों से मछलियाँ ले आते हैं। वाह हरी, यहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है और तुझे मछली खाने की पड़ी है। हाँ माँ जी, मछली तो खाएंगे पर अभी नहीं। पहले हम मछलियाँ पालेंगे, उन्हें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे और फिर मजे से खाएंगे। माला की बात रामकली को भी ठीक लगी। फिर अगले ही दिन दोनों शहर पहुंच गईं और वहां मौजूद मछली पालन केंद्र से उन्होंने कुछ बढ़िया किस्म की मछलियां खरीदी। दोनों मछलियां लेकर गांव वापस ही आ रही थी कि तभी, माँ जी वो देखिए, क्या ये सच है माँ जी? सामने सुंदर था जिस पर अचानक माला की नजर पड़ गई थी। दोनों फौरन सुंदर के पास गईं। सुंदर बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त खो चुकी थी और यही वजह थी कि वो वापस गांव नहीं पहुंच सका। माला और रामकली सुंदर को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ साथ गांव वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और भी बड़ी थी क्योंकि अब खाने वाले 2 नहीं बल्कि 3 थे और सुंदर का इलाज करवाना भी जरूरी था। चल माला, ये मछलियां जाकर अपने खेत मतलब कि तालाब में डाल आते हैं। अब तो बस इन्हीं से उम्मीद है। दोनों ने ऐसा ही किया। मौसम और किस्मत दोनों ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम जहां सारे गांव की फसलें बर्बाद कर रहा था, तो वहीं रामकली और माला के तालाब के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में तालाब में ढेर सारी मछलियां दिखने लगीं, जिन्हें देखकर माला और रामकली बहुत खुश हुई। बारिश की वजह से पूरा गांव पहले से ही परेशान था। उनके पास पिछले साल के चावलों के अलावा कुछ नहीं था खाने के लिए। ऐसे में सभी ने माला और रामकली से खूब मछलियां खरीदी और इस तरह उन्हें भी अपनी परेशानी का हल मिल गया।
कमाई अच्छी होने लगी तो रामकली और माला ने सबसे पहले सुंदर का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में सुंदर को सब कुछ याद आ गया। अब सब ठीक था। अब रामकली का परिवार भी पूरा था और घर का राशन भी। बिहार के गोपालगंज में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मंगला और बेटी निशा थी। मंगला, कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी आधी चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। मंगला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूं, क्या खिलाऊंगा मंगला और निशा को? मंगला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामदीन बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकानों पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लाकर लगानी हैं, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामदीन पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान में उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 4 बोरी और बाकी हैं। रामदीन सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामदीन को बदले में 300 रुपए देता है। उन रुपयों से रामदीन कुछ खाने का खरीदता है और घर जाता है। मंगला, ये थोड़ा राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। मंगला उस दिन फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश होती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। मंगला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट जाए कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त निकट आ रहा है, बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामदीन इसी चिंता में था कि मॉनसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन मंगला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामदीन एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश बहुत तेज होने लगती है। वो एक चाय की छोटी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिस पर गोपालगंज की खबरें आ रही थी। बता दें कि गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। मांझावा सदर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। अरे ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामदीन खबर को सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामदीन के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली करके भाग रहे होते हैं। आप आ गए, ये देखो पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मंगला। निशा को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी, घबराहट से लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। हे प्रभु, क्या करूँ? विजेंद्र भैया को बुला कर लाता हूँ। अब विजेंद्र भैया। रामदीन, जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, मंगला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये खाट पर भाभी को लेटा, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है अब।
रामदीन निशा को अपने कंधे पर बिठा लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामदीन के साथ मंगला को खटिया पर लिटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बापू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामदीन, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। मंगला की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब एक ही उपाय है रामदीन, भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया भैया भैया, मेरी बीवी पे बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी भाई। रामदीन बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। मंगला की तबीयत बिगड़ने लगती है। मंगला हिम्मत रख विजेंद्र भैया, मेरी मंगला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है, जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामदीन के पास पहुंचती है और नाव में मंगला को लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजबूरी में मंगला नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से मंगला की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी मंगला और उसके बच्चे के साथ सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामदीन विजेंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई के गले लग जा, आज एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ बिटिया, ये देख तेरा छोटा भाई आया। मंगला, अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, पर अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। ये बाढ़ की परेशानी मंगला गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, पर कहते हैं ना, जब कभी कोई संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं, जैसे ये बचाव कर्मी आए। इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी नई सुबह देख ली।